गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में पूर्ण जानकारी दे दी थी। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं और टॉपिक का नाम है आणविकता, मतलब मॉलिक्यूलरिटी। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी को समझ लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या कहता है? केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग कोलिजन थ्योरी पढ़ते हैं। कोलिजन थ्योरी कहती है कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर करते हैं तो उससे जो है आगे को रिएक्शन बढ़ती है, यानी अभिकारी पदार्थों की टक्करें जैसे जैसे होती रहती हैं वैसे वैसे अभिक्रिया उत्पाद बनाती रहती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कंसेप्ट आया मॉलिक्यूलरिटी। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है, आणविकता होती क्या है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारी पदार्थ भाग लेते हैं उनकी काउंटिंग कर लेते हैं और वही जो है आणविकता का मान होता है। ये तो सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको सीखना है, साइंस की लैंग्वेज में सीखना है, तो आपके लिए मैंने लिखा हुआ है मौलिक रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। मौलिक रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है। ठीक है, तो मौलिक रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको कि एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन या सिंपल केमिकल रिएक्शन या सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थ होते हैं जैसे कि परमाणु, अणु या आयन की संख्या जो कि एक साथ प्रभावी टक्करें कर रहे हो। तो तीन शर्तें हैं। ठीक है, एक तो अभिक्रिया होनी चाहिए कौन सी, मौलिक रासायनिक अभिक्रिया। नंबर दूसरी बात क्या है कि जो अणु होने चाहिए वो आपस में टक्कर भी कर रहे होने चाहिए एक साथ। ठीक है, ऐसी स्थिति में जितने अणु एक साथ टक्कर कर रहे होंगे उनकी काउंटिंग कर लेंगे, उसी को क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। ठीक है, तो जितनी भी जटिल रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जटिल रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक स्टेप में कभी भी कंप्लीट नहीं होंगी, जो कंप्लीट होने के लिए एक से ज्यादा स्टेप्स लेती हैं, तो उनके लिए आणविकता का कोई भी कंसेप्ट काम नहीं करता। अगर कभी आपसे ऐसी अभिक्रिया पूछी जाए, ऐसी अभिक्रिया की आणविकता पूछी जाए जो कि जटिल हो, तो उसके लिए आणविकता मान निर्धारित नहीं किया जा सकता। आणविकता का मान अधिकतम 3 हो सकता है या फिर 3 से कम ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें लिखा था कि आणविकता तभी निर्धारित होती है जब एक साथ टक्कर भी कर रहे हो। तो एक साथ 3 से ज्यादा अणु कभी भी टक्कर नहीं कर सकते, इसीलिए आणविकता का अधिकतम मान 3 ही होता है। ठीक है, तो आणविकता कभी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती 0? आणविकता 0 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जब अभिक्रिया हो रही है तो इसका मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले कोई ना कोई अभिकारक तो वहां पर उपलब्ध है ना। तो जब अभिकारक उपलब्ध है उन्हीं की काउंटिंग तो करनी है हमें, तो इसका मतलब आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अब दो चीजें हो गई, आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती और 3 से अधिक नहीं हो सकती। 3 से अधिक क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 3 से अधिक अणु, परमाणु या आयन एक साथ कभी भी टक्कर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आणविकता कभी भी नेगेटिव भिन्नात्मक नहीं होती। ठीक हो गया, यानी अणुओं की संख्या जब आप बोल रहे हैं तो नेगेटिव कैसे हो सकता है जब 0 ही नहीं हो सकता। ऐसे ही फ्रैक्शन में भी कोई अणु जो है टक्कर थोड़ी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी अगर हमने आणविकता का मान निकालना है तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लेंगे, उसके बाद उसमें अभिकारी पदार्थ को पहचान लेंगे। ठीक है, अभिकारी पदार्थों के आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होंगे उनका योग कर देंगे और उनके योग से हमें आणविकता का मान मिल जाएगा। यानी आणविकता का मान निकालने के लिए कोई प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपके पास कोई रिएक्शन होगी, उसको आप बैलेंस कीजिए, बैलेंस करने के बाद आप स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों का योग कर लीजिए, आपको आणविकता का मान मिल जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल है यहाँ पर 2NO + 1O2 gives you 2NO2। तो इसमें अभिकारी पदार्थ कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन का सिंगल ऑक्साइड और डाइऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, अभिकारी पदार्थ हैं। इनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या क्या हैं? एक का 2 है, एक का 1।
तो 2+1 कर देंगे तो आणविकता का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आपने यही अपनाना, ठीक है। एक और अलर्ट है यहाँ पर कि आपने इस रिएक्शन में देखा भी होगा, इस NO2 का जो कि उत्पाद है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों से हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। यानी जब आणविकता का मान निकालना होता है तो केवल हम अभिकारकों पर ध्यान देते हैं, उत्पाद पर ध्यान नहीं देते। अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों का योग हमें आणविकता का मान दे देता है। यह एक सैद्धांतिक मान है, मीन्स इसके लिए कोई प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, आपको थ्योरेटिकली भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए और फिर मैं इससे आगे आपको कंटिन्यू करता हूँ। लगा लीजिए अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है, तो मैंने ये दोनों पॉइंट आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं, बस आपने उनको इकट्ठा करके लिख लेना, ठीक है। तो जहां अभिक्रिया की कोटि की हम बात करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट से निकल के आता है, इसको हम थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते। एक्सपेरिमेंट से कैसे निकल के आता है, सबसे पहले हम वेग नियम से क्या लिखते हैं, वेग लिखते हैं, या किसी अभिक्रिया का वेग नियम के द्वारा हम दर लिखते हैं। उसको कैसे लिखा जाता है, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया है, 2NO + O2 gives you 2NO2, तो इसके लिए जब वेग नियम से दर लिखी जाएगी तो वेग नियम कहता है कि किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है वो उसके अभिकारकों की किसी घात के समानुपाती होती है। तो यहाँ अभिकारक NO और O2 है, तो NO की घात x हो गई, O2 की घात y। यहाँ आप क्लियर देख सकते हो कि x और y इन दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक नहीं है, ठीक है ना। तो वेग नियम के अनुसार हमने दर लिखी, उसमें अभिकारकों की जो सांद्रता पद है उनके घातों का जो योग होता है उसे हम लोग कोटि कहते हैं, ठीक हो गया। दूसरी बात कि इसको बिल्कुल हम एक्सपेरिमेंट से ही निकाल के लाते हैं, ये थ्योरेटिकली हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अगर कोई बोले कि भाई ये अभिक्रिया है, इसकी आप कोटि बता दो, तो हम लोग नहीं बता सकते कोटि जब तक कि वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक। जबकि आणविकता का मान आप सैद्धांतिक रूप से निर्धारित कर सकते हो। सैद्धांतिक रूप से मतलब कोई अभिक्रिया आपको दी गई हो, आपसे बोला हो आणविकता निकालो, तो सबसे पहले आप अभिक्रिया को संतुलित करोगे, संतुलित करने के बाद जो अभिकारी पदार्थ होंगे उसमें उन अभिकारी पदार्थों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों का योग कर दोगे। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक देखो रिएक्शन सेम है, लेकिन यहाँ इन दोनों का योग हो गया और आंसर आ गया, जबकि यहाँ पर इन दोनों से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो आणविकता का मान जो है सैद्धांतिक रूप से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है, उसका मान कुछ भी हो सकता है। लेकिन आणविकता का मान, आणविकता का तो कंसेप्ट ही तब शुरू होता है जब अभिक्रिया में कोई ना कोई अभिकारक उपलब्ध हो। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की आणविकता ना तो शून्य हो सकती है, ना ऋणात्मक हो सकती है, ना भिन्न हो सकती है। शून्य नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, भिन्न नहीं हो सकती, तो इसका मतलब होगी क्या, धनात्मक पूर्णांक हो सकती है, उसमें भी कम से कम 1 और अधिक से अधिक 3। ऐसा क्यों, क्योंकि आणविकता का कंसेप्ट तब आता है जब अभिकारी पदार्थ एक साथ टक्कर करते हैं। तो एक साथ कितने अभिकारी पदार्थ टक्कर कर सकते हैं एक समय में, 3 ही कर सकते हैं, अधिक से अधिक 3 से ज्यादा नहीं कर पाते, ठीक है। इसको आप धीरे धीरे समझने लगोगे, ठीक। इसके अलावा जो अभिक्रिया की कोटि होती है, इसका मान आप सरल अभिक्रियाओं के लिए भी निर्धारित कर सकते हो और जटिल अभिक्रियाओं के लिए। सरल अभिक्रियाएं कौन सी होती है, जो एक पद में पूर्ण हो जाती है, और जटिल कौन सी होती है, जो पूर्ण होने के लिए अनेक पदों से गुजरती है। तो अनेक पदों से गुजरने वाली अभिक्रियाओं के लिए भी और एक पद से होने वाली अभिक्रिया के लिए भी आप अभिक्रिया की कोटि का मान निर्धारित कर सकते हो। लेकिन आणविकता का मान केवल एक पद में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं यानी सरल या मौलिक अभिक्रियाओं के लिए ही लागू होता है, ठीक है। जटिल अभिक्रियाओं के लिए हम आणविकता का मान निकाल नहीं सकते, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जटिल अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है, आणविकता का कंसेप्ट हमारे सामने नहीं आता, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ूंगा।
हमने कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि रिएक्शन हमारे पास दे रखी है, कोटि और आणविकता निकालते कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए कोटि अगर हमने निकालनी है तो सबसे पहले वेग नियम से वेग लिख लेंगे। वेग नियम से वेग लिखा, अभिकारक की सांद्रता, उसकी घात जो होती है वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से उसका कोई मतलब नहीं, ठीक। तो कोटि आ गई x प्लस वाई। लेकिन जब हम इसकी आणविकता निकालने के लिए जाते हैं तो क्योंकि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले इसको हम इंटीजर बनाएंगे, पूर्णांक बनाएंगे। इसके लिए हम 2 से क्या करेंगे, यहाँ गुणा कर देंगे। तो 2h2 प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो 1O2 आ जाएगा और गिव्स यू 2h2। अब जाके हम इसकी आणविकता लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आणविकता लिखने से पहले यदि किसी अभिकारी पदार्थ का जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो भिन्नात्मक है तो उसको आप इंटीजर बना लोगे, ठीक है। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग द कंप्लीट इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई कर दिया, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक एक 2 है, एक 1 है, इन दोनों को जोड़ दिया तो आणविकता आ गई 3, ठीक। दूसरी रिएक्शन है, ठीक है, इसमें हम कोटि तो इसी प्रकार से निकालेंगे, यानी एक्सपेरिमेंट से ही निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो आणविकता का मान होगा वो निश्चित है कि जितने अभिकारी पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इतने ही तो ले रहे हैं, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। इसमें अभिकारी पदार्थों की संख्या बहुत अधिक है। इस अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ 3 है और उनकी संख्या 6 + 3 + 1 यानी 10 है। पर अभिक्रिया की आणविकता का मान तो 3 से अधिक हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया था ना, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 से ज्यादा अभिकारी पदार्थ कभी भी एक साथ टक्कर नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स क्या है, ये एक जटिल अभिक्रिया है जो एक पद में कभी पूर्ण नहीं होगी, बहुत पदों में पूर्ण होगी। इसका मतलब इसके लिए अभिक्रिया की आणविकता का मान हम नहीं बता सकते क्योंकि यह एक जटिल अभिक्रिया है। और कोटि का मान बताने के लिए तो फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, पर बता सकते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। तो मुझे यही बताना था, थोड़ा सा आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हेडिंग लगा लीजिए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छद्म एक कोटि अभिक्रिया, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? हेडिंग लगा लीजिए, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो देखने में तो प्रथम कोटि की नहीं लगेंगी। आ रही बात समझ में? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो देखने में तो प्रथम कोटि की नहीं लगेंगी लेकिन वास्तव में प्रथम कोटि की ही होंगी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं में देख क्या खास बात होती है? इनमें खास बात यह होती है कि दो अभिकारी पदार्थों में से कोई एक अभिकारी पदार्थ एक्सेस में होता है, आधिक्य में होता है, उसकी सांद्रता बहुत अधिक होती है, ठीक है, जिससे उसकी थोड़ा बहुत सांद्रता परिवर्तन करने का प्रभाव अभिक्रिया में नहीं पड़ता। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे रासायनिक अभिकारी पदार्थ की सांद्रता को हम लोग क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं, निश्चित मान लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एस्टर है, ठीक है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया। एस्टर कौन सा? इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का हमने क्या करा? हाइड्रोलिसिस करा, तो हमारे पास क्या क्या मिला? इथाइल अल्कोहल और इथेनॉइक एसिड मिला, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन में मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया है। माना इसकी सांद्रता 0.001 मोलरता है और H2O की सांद्रता 12 है। 12 और इसमें कितना अंतर है? रात दिन का फर्क है ना। तो यानी वाटर की जो सांद्रता है वो एक्सेस में, आधिक्य में है। अगर थोड़ा बहुत पानी आप ऊपर नीचे करोगे तो इससे अभिक्रिया पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो जब हम ऐसी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करेंगे तो कोटि निर्धारण करते वक्त जो सांद्रता का प्रभाव पड़ेगा वो इसी की सांद्रता का प्रभाव पड़ेगा, इसी वजह से कोटि का मान निकल के आएगा, इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो इसीलिए कोटि का मान कितना है? 1 है। लेकिन आणविकता की बात करते हैं अगर हम, तो आणविकता की बात करते वक्त हम अभिकारी पदार्थों की संख्या की बात करते हैं। तो अभिकारी पदार्थ तो 2 है ना इसमें, और उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी 1-1 है। तो आणविकता का मान तो 2 ही रहेगा। या ये भी कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में रिएजेंट एक्सेस में है या कम मात्रा में है।
आणविकता में ये देखने की जरूरत नहीं है, बस अभिक्रिया में है तो आणविकता में उसका मान लिया जाए, लेकिन कोटि पर प्रभाव ऐसे अभिकारक का नहीं पड़ेगा जो आधिक्य में है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, शुगर का हाइड्रोलिसिस। तो शुगर का हाइड्रोलिसिस किया या इन्वर्जन ऑफ शुगर, जिससे क्या बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इसमें भी वही बात है कि पानी की सांद्रता बहुत अधिक है, तो कोटि निकालते वक्त जब हम वेग नियम से लिखेंगे दर का मान, तो वहां पर जिस सांद्रता पद का इफेक्ट पड़ेगा वो सिर्फ शुगर होगी, इस पानी की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए कोटि का मान 1, लेकिन आणविकता का मान निकालते वक्त दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब मान 2। ठीक है, देखो मैंने आपको आज के लेक्चर में क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने आपको आणविकता बताई, आणविकता का कंसेप्ट बताया। ठीक है, नंबर 2 मैंने आपको क्या बताया, आणविकता और कोटि में अंतर बताया। नंबर 3 छद्म एक कोटि अभिक्रिया, और कुछ मैंने उदाहरण बताए जहां से आपको कोटि और आणविकता कैसे निकालते हैं उसमें अंतर बताया। ठीक हो गया, समझ में आ रही बात? तो इतना आप लोग क्लियर कर लेंगे, और नेक्स्ट डे जब हम आपको मिलेंगे तो वहां पर मैं आपको अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताऊंगा। ठीक हो गया, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।